अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं एक डीमोरलाइजेशन सिचुएशन देखी गई। वीक का आगाज़ है, फर्स्ट डे है, लेकिन 1000 अबव पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। साथ साथ मार्केट के अंदर 77,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है, 77,000 अबव क्लोजर हुआ। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कुछ इंटरनेशनल रिसेशन की न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मार्केट ने लिया। कुछ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कॉशियसनेस भी देखी गई, और साथ साथ वीक के आगाज़ में इतना डिप होना भी क्वेश्चंस रेस कर रहा है। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट इसलिए भी है क्योंकि गोल्ड प्राइसेस का एक इजाफा देखने में आना, यानी कि लास्ट वीक हमने एक एक्यूट जो है वो इजाफा देखा। साथ साथ इस वीक के आगाज़ में भी डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो अपग्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर आज भी मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई की न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। तो यकीनन ये थोड़ा सा एक स्टेगनेंटली एक व्यू दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में यकीनन इन्फ्लेशन जो है वो पुश हो सकती है फर्दर। लेकिन अब तक की सिचुएशन के मुताबिक अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में देखते हैं, लोकल इम्पैक्ट्स देखते हैं, तो इन्फ्लेशन 11.1% पे है, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट आपको पता है 19.5 है। यकीनन अब जो पॉलिसी रेट अनाउंस होगा उसके अंदर कमी करने के आसार भी हैं और वजूहात भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मार्केट के लिए तो पॉजिटिवनेस अभी भी है, लेकिन आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट है उसको देखते हुए थोड़ा सा कॉशियसनेस आज की मार्केट में कह सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनली जो हमारे पास एक रिसेशन की न्यूज़ है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, गोल्ड प्राइसेस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ जो कि हमने ये देखा कि हमारे लिए स्टॉक मार्केट के लिए और ख़ासकर इकॉनमी के लिए मोस्ट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ जो हैं, ख़ासकर फिच की बात करें, S&P की बात करें, तो लास्ट वीक के अंदर हमने तमाम जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको पाकिस्तान को अपग्रेड करते हुए देखा। यहाँ तक कि जो उनकी एक पेशन गोई है वो यही है कि GDP ग्रोथ जो है वो यकीनन इस ईयर में इजाफे की तरफ जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इस ईयर, हम पिछले जो फिस्कल ईयर है उससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे, साथ साथ गोल्ड प्राइसेस के ऊपर बात करेंगे कि ये अगर ऐसे ही चलता रहा इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, और साथ साथ अगर जैसे ही इसे कंट्रोल कर लें तो फिर आगे हमारे लिए क्या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो होती हैं। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। शकील अनवर कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और हमें ज्वाइन किया है हफीफ राशिद साहब ने, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफीफ, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। और रज़ा जाफरी साहब हमारे साथ ओवरकॉल प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, सो उनको भी वेलकम करेंगे। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी शकील अनवर कमाल साहब से। शकील साहब, क्या देखते हैं, एक तरफ पाकिस्तान तो बड़ा सेफ़ दिखाई देता है अगर इकोनॉमिक हालात देखें, या थोड़ा सा इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ का व्यू देखें, या फिर आप थोड़ा सा इन्फ्लेशन के नंबर्स देखें, और फिर तमाम एनालिटिकल व्यूज़ देखें। दूसरी तरफ इंटरनेशनल रिसेशन के हवाले से बड़ी न्यूज़ है। योर टेक। एक्चुअली पाकिस्तान का लास्ट वीक आपने देखा कि बहुत अच्छी खबरों का तसलसल चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट हुआ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 29 जुलाई को, और जो कि वेरी मच एंटिसिपेटेड भी था। इसके अलावा जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं जिसमें फिच, उसने पाकिस्तान के आउटलुक को थोड़ा पॉजिटिव करार दिया। इसके अलावा S&P ने भी बेटर आउटलुक की बात की है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब भी पाकिस्तान के पॉजिटिव आउटलुक के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में बात भी कर रहे हैं। डिस्पाइट ऑल दीज पॉजिटिव खबरें, इसमें एक और ख़बर का भी मैं इजाफा कर दूं, वो ये कि चाइना और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लोन को रोल ओवर करने की भी बात की है, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ना था, या पाकिस्तान को जो रीपेमेंट्स का जो प्रेशर आ रहा था, डेट रीपेमेंट्स का, उसकी वजह से काफ़ी ईज़ हुई है सिचुएशन। डिस्पाइट ऑल दीज न्यूज़, स्टॉक मार्केट्स ने जो है ना गुज़िश्ता 2-3 आप देख रहे हैं कि हफ्ते हो गए हैं और मार्केट के अंदर कंटिन्यूस डिक्लाइन नज़र आ रहा है। और आज का जो इतना क्रैश था, या 1100 पॉइंट से ज़्यादा की मार्केट में जो गिरावट देखने में आई है, वो फ्राइडे को US मार्केट्स के अंदर जो ब्लड बाथ हुआ है जिसकी वजह से उसके असरात नज़र आ रहे हैं। और आज एशियन मार्केट्स भी सुबह 2-2.5% सारी की सारी डाउन खुली है। जापान के अंदर काफ़ी मंदी थी। इसके अलावा क्या रीजन है शकील साहब इतना इंटरनेशनली एकदम क्रैश होना, एकदम एक बिहेव ना करना? जी, इंटरनेशनल मार्केट में आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात ये समझ लें कि गुज़िश्ता चंद सालों से दुनिया के अंदर एक रिसेशनरी टाइम चल रहा है, जिसको अनाउंस भी कई कंट्रीज़ ने कर दिया, जैसे UK ने कर दिया कि वी आर इनटू अ रिसेशन।
کے علاوہ امریکہ کے اندر بھی ہائی انٹرسٹ ریٹ سینیریو ہے. آپ جانتی ہیں کہ انفلیشن نمبرز پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں. ہمارا جتنا تو نہیں ہے کہیں بھی. نہیں, ہمارے ادر ریزنز ہیں, ان کے اکانومی کے شاک ایبزاربرز زیادہ اسٹرانگ ہے, ہمارے شاک ایبزاربرز بہت ویک ہے, جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن بہرحال وہ بھی اس وقت پوری دنیا اس وقت معاشی کساد بازاری کا اس وقت جو ہے نا وہ سین نظر آ رہا ہے, اور اس پہ جو ریجنل سچویشن ہے وہ کافی الارمنگ ہے. خاص طور پر جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کا جو واقعہ ہوا ہے ایران کے اندر, اس کے بعد سے ایک فیئر ہے مارکیٹ کے اندر یا دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کے اندر, گلوبل مارکیٹس کے اندر, کہ اگر یہ ایرپٹ ہوتا ہے مزید, ایران اسٹرائک بیک کرتا ہے اسرائیل کی طرف, تو اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے, جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کاشس بیہیویئر بھی ہے اور مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا فیئر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. سیکنڈلی, امریکہ نے ریسیشنری ٹائم کا جو اعلان کیا, حالانکہ فیڈ انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنے کی بات کر رہا ہے وہاں پر, اور اب سنا ہے کہ آج کی جو انٹرنیشنل مارکیٹس کی اوپننگ ہوئی ہیں اور دنیا کی جو مارکیٹوں میں جو آج کریش نظر آ رہا ہے, اس کے بعد شاید کوئی ایمرجنٹ میٹنگ بھی فیڈ ڈکلیئر کرے اور اس کے اندر ریٹ کٹ کی بات ہو, جو کہ 0.25% انٹرسٹ ریٹ کٹ کی انٹرسٹ ریٹ کی بات ہو رہی ہے. وہ صرف اور صرف مارکیٹوں کو سنبھالا دینے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے, مگر اس وقت مارکیٹس نوز ڈائیو لے رہی ہیں اور مارکیٹس اس وقت نیچے کی طرف ہیں پوری دنیا کی. پاکستان کی مارکیٹ نے بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کا امپیکٹ لیا ہے, گو کہ پاکستان میں اتنے بڑے فورن انفلوز نہیں ہیں, حالانکہ پچھلے ایک سال کے اندر $150 ملین سے زیادہ فورن انفلوز آئے ہیں پاکستان میں, جو کہ گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. تو اس حوالے سے مجھے تو لگتا ہے کہ مارکیٹ ہماری اس کی انڈرلائنگ اسٹرینتھ اسٹرانگ ہے, کیونکہ کارپوریٹ ارننگز اچھی ہیں. جولائی کے بعد سے جو ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں جولائی کے اینڈ کے اندر, وہ ہمیں اچھی ڈیویڈنڈ ایلڈز ملنا شروع ہو رہی ہیں, ہمیں اچھے ریزلٹس نظر آ رہے ہیں, کمپنیز کے نتائج اچھے آ رہے ہیں, جس کی بنیاد پر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ مارکیٹ اپنی ڈیو کریکشن کرنے کے بعد کسی بہتر جگہ سے ریباؤنڈ بھی کرے گی. آج بھی مارکیٹ نے 77,000 کے بیریئر پہ تو رک گئی ہے, مگر یہ کنٹینیوس ڈکلائن ہے. ہم 82,000 آلموسٹ اپنا ٹاپ دیکھ چکے ہیں 3 ہفتے پہلے کا, اور وہاں سے آج مارکیٹ تقریباً 5,000 پوائنٹس نیچے کھڑی ہے, which is very alarming مارکیٹ کے اندر. It's not alarming, you don't say that, because پہلے ہی ہم اپ سائڈ جا چکے ہیں اتنا زیادہ, تو ایک 5,000 تو کوئی پوائنٹس نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نقصان اور تکلیف کا رونا گانا زیادہ ہوتا ہے, گو کہ پوری مارکیٹ ایک سال کے اندر آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے. اب اس میں سے اگر 3-4% 5% مارکیٹ گر جاتی ہے یا 10% بھی مارکیٹ گر جاتی ہے, which is not a big deal, no doubt. 29,000 کے بعد 82,000 کا لیول ٹچ کرنا, تو یہ یقیناً اگر 5,000 ہم ڈکلائن بھی کر جاتے ہیں, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں عفیف سے پوچھوں گی, عفیف انٹرنیشنل ریسیشن کے حوالے سے ہی بتائیے, اور دوسرا یہ کہ ایک طرف پاکستان کی اکانومی کو S&P, فچ, تمام جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف تھوڑا سا ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں, یہ ہیں, تو ہمارے لیے سیلف سفیشنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی ہمارے پاس جو ہے بہت ایک امپیکٹ اتنا تو نہیں آ رہا, لیکن ہم ایک کوششنس تو دیکھتے ہیں, کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں ہمارے پاس؟ دیکھیں, پاکستان کے پاس ابھی بہت اپرچونیٹیز ہیں. ہم ایک گروئنگ سٹیج کے اوپر ہیں, ہم ایک ری سٹارٹ موڈ کے اوپر ہیں. ہماری اکانومی نے ایک بڑا ری سٹارٹ لیا تھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا بہت بہتری آئی, ڈالر میں اسٹیبلائزیشن آئی, اور اب ہم انٹرسٹ ریٹ کو بھی نیچے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جو پاکستان کو اور زیادہ سپورٹ کرے گی ان ٹرمز آف GDP گروتھ, ان ٹرمز آف ریونیو گروتھ. اور جتنا زیادہ یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا رہے گا, آپ بزنس ایکٹیویٹیز کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. ابھی بھی جو ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا ہم FDIs لانے کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا ہرڈل ہمارا یہ انٹرسٹ ریٹ ہے, کیونکہ 19% انٹرسٹ ریٹ, 19.5% انٹرسٹ ریٹ از اسٹل اے لاٹ آف انٹرسٹ ریٹ. آپ دنیا کی ڈیولپ دونوں جہاں جہاں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور 2 علاقوں میں, آکیوپائڈ علاقوں میں, دونوں مسلمان ہیں. آپ سوچئے وہاں ہو رہا ہے, آپ سوچئے کہ کہیں اور ایسا ہوتا, کسی ویسٹرن نیشن پر اس طرح بومبنگ کی جاتی, آپ بتائیں, تو یہ حال ہوتا. مذمت کیا, وہاں تو ایئر کرافٹ کیریئرز پہنچ چکے ہوتے, جو اس وقت اب برِ صغیر میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. وہ یہی چاہتا تھا اسرائیل کہ اس کی وجہ سے جنگ کے بادل منڈلائیں اور اس خانہ جنگی شروع کروائیں, وہ ایک پورے مڈل ایسٹ بلکہ دنیا کو ملوث کر دیں, اور اسی لپیٹ میں, جنگ کی لپیٹ میں, اس کی کور میں وہ مزید نسل کشی کریں,
اور کسی فلسطینی کو وہاں زندہ رہنے کی جگہ نہ دیں. ان کا پروجیکٹ یہی ہے. اٹ از اے سیٹلر colonialism project and must be called by its name. Like the Indian project in illegally occupied Kashmir, Indian Kashmir, the one that the Palestinians are facing, sir, is also a brazen, naked settler colonialism project driven by the brutality of illegal bombings, illegal and extrajudicial killings, and the stripping of all rights, especially the torture of those innocent civilians who have nowhere to go, who are living in open prisons in both these territories. کشمیر بھی آکیوپائڈ کشمیر بھی ایک کھلا جیل ہے جی, جہاں ہم تک خبر بھی نہیں پہنچتی کیا ہو رہا ہے. اور یہی ہو رہا ہے فلسطین میں. جو بچا ہے وہاں سے بھی گھر بدر کرنا چاہتے ہیں. کوئی حقوق نہیں ہے ان کے, پہلے بھی نہیں تھے. کوئی بھی اسرائیلی آ کے کہہ سکتا ہے کل کھٹکھٹائے دروازہ اور کہ میں یہاں رہوں گا. کہیں دنیا سے وہ فلائٹ لینڈ کرے تل اویو میں, ان کو سٹیزن کا پاسپورٹ ملتا ہے اسی وقت, اور وہ کہیں بھی جا کے فلسطین کے علاقے میں جا کے ان کو فلسطینیوں کو گھر بدر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اب ہماری سرزمین ہے. تو ہو یہ رہا ہے زمین پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 21ویں صدی میں نسل کشی کے 2 پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس پر ہم تو کم از کم خاموش تماش بین نہیں بن سکتے چیئرمین صاحب. اور آپ سے میں ضرور یہ کہوں گی کہ ہم نے آج ریزولوشن تو پاس کیا ہے, ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہر سیشن میں اس پر ہم ضرور بات کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں, کیونکہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان جو ہے وہ ایک مسلم ملک ہے جو کھڑا ہے. بہت بہت شکریہ چیئرمین. کا اجلاس جاری ہے. سید یوسف رضا گیلانی ان کی زیر صدارت, اور اس موقع پر سینیٹر شیر الرحمان نے اظہار خیال کیا اور کہا کہ بھارت کشمیر پر ظلم و بربریت کے مظالم ڈھا رہا ہے, لوگوں کو بنیادی حقوق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے. کشمیر ایک کھلی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے, جہاں ہر طرح کی پابندیوں کی وجہ سے وہاں کیا ہو رہا ہے یہ خبر بھی باہر نہیں آنے دی جاتی. بھارت ان کے حق خود ارادیت کے جذبے کو دبا نہیں سکتا, کشمیری اپنا حق لے کر رہیں گے. سینیٹر شیر الرحمان سینٹ میں اظہار خیال کر رہی تھیں. پی ٹی وی نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. اس کو کیسے پورا کریں گے؟ تو لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں گے, انڈسٹریلائزیشن بھی کریں گے, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ, کنسسٹنٹ پالیسیز اور آپ کی یوٹیلیٹیز, چیپر یوٹیلیٹیز اور لوور انٹرسٹ ریٹ. جب ان سب چیزوں کا مکسچر ہمیں ملے گا تو ہم دیکھیں گے پاکستان جو ہے وہ اتنی اسپیڈ سے گرو کر رہا ہوگا جو کسی نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا. پاکستان کے پاس ہر لیول پہ پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس ہر قسم کا را مٹیریل ہے, ہمارے پاس ہر قسم کا وہ انگریڈینٹس ہیں جس سے پاکستان کی اکانومی کو چینج کر کے ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اس کو صحیح سے ایکسپلور کرنا. میں شکیل صاحب سے پوچھوں گی, شکیل صاحب یو ایس امپلائمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو 3 سال کے اندر سب سے زیادہ ہائر ریٹ دکھائی دے رہا ہے ابھی ان امپلائمنٹ کا, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور خاص کر باتیں ہمارے اوپر ایشین مارکیٹ, جب پاکستان کے اوپر بات ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہا ہے, تو امریکہ ابھی اس ٹرموائل سے گزر رہا ہے, سو پلیز اس کو ذرا ایکسپلین کریں اور بتائیں کہ ان امپلائمنٹ ریٹ ان کا کیسے, ان کے پاس کیا پلان ہوگا اور اس کو پھر ہم اپنے پاس کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نتاشا, آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یو ایس کے اندر ویکلی امپلائمنٹ ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات یاد رکھیں, ایوری تھرسڈے ان کے نان فارم پے رولز آتے ہیں, ان امپلائمنٹ ڈیٹا بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر اس کیپیسٹی کے اندر جو لوگ ملازمت پیشہ تھے یا جس شعبے سے ملحق تھے ان کے امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ ریٹس کیا رہے ہیں. ایوری ویک یہ ڈیٹا آتا ہے, اینڈ اٹ از اے ویری کروشل ڈیٹا جس کا مارکیٹ کے اوپر, گولڈ کے اوپر, کموڈیٹیز کے اوپر, اسٹاکس کے اوپر بھی اور یو ایس ڈالر کے اوپر بھی ایفیکٹ پڑتا ہے. تو لاسٹ ویک جو نان فارم پے رولز آئے اس نے بہت ریکارڈ اس میں اضافہ ہوا ہے, جس نے آپ کی ریسیشنری پیریڈ کو ڈیفائن کیا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت ریسیشنری سچویشن آ گئی ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اور یہی بات اگر آپ اس کو اپنے ملک سے کمپیئر کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم
यहाँ ऐसा कोई डेटा आता नहीं है। गो के पाकिस्तान और आपने ब्यूरो जैसे ऑफ कहा स्टैटिस्टिक्स और शॉक एब्जॉर्बर जो है वो हम उनके ज़्यादा उनके स्ट्रॉन्ग बहुत हैं। स्ट्रांग है। अमेरिका इज़ अ ग्रेट नेशन। अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ताकतवर मुल्क है, माशी तौर पर भी बहुत मुस्तहकम मुल्क है। और अभी नवंबर में वहाँ इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और वहाँ भी बड़ा ही कांटे का मुकाबला होने जा रहा है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान। उसके बाद दुनिया की इकॉनमी और दुनिया की पॉलिटिक्स का भी एक नया रुख भी हमें नज़र आ सकता है इफ़ डोनाल्ड ट्रंप विल सक्सीड इन द इलेक्शंस। तो हमें इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ तक रह गई कि इकोनॉमिक डेटा का इम्पैक्ट, तो आपको ये मैं बता दूं इसी रिसेशनरी पीरियड के अनाउंसमेंट की वजह से, जो कि नॉन फॉर्म पेरोल्स का जो डेटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसकी वजह से ही गोल्ड के अंदर हमने सर्ज देखा। क्योंकि लोग ऐसे मौके के ऊपर जब भी आप जाएं तो आप ये दे यूज्ड टू, क्योंकि डॉलर वीक होना शुरू होता है और लोग गोल्ड बाय करते हैं, तो वो एक एसेट क्लास है। प्रेशियस मीट, जी हाँ, दिस इज द रीजन कि एप्रिसिएशन जो अभी हमारी मार्केट में रुपए की देखी गई है, इसीलिए वो एक स्लाइट सा फर्क है उसके अंदर। हाँ, इतना स्लाइट सा फर्क है क्योंकि हमारे अपने डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर एप्रिसिएशन होनी चाहिए, ऑब्वियसली एप्रिसिएशन होनी चाहिए। एज फार एज आफीफ ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान की जो रुपी है वो काफी अरसे से स्टेबल है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर रुपी 278 280 के अराउंड ही हूवर करता है या थोड़ा सा बेटर भी अप्रिशिएट करता है, तो पाकिस्तान के जो इंपोर्ट्स बिल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इससे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन नंबर्स पे फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपकी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, आपको डॉलर टर्म्स में पे करना होता है। आप खुद इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जानते हैं कि एलसीआं नहीं खुल रही थी, हमारे पास डॉलर्स नहीं थे आज से 2 साल 1.5 साल पहले। उस वक्त कितना मुश्किल वक्त था, लेकिन उसको भी तो एक टेक ओवर किया ही सब ने। और आज हम शुक्र है कि मतलब चीज़ें बैलेंस हैं या किसी हद तक मुनासिब हो गई हैं और बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुकी है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि अभी एनर्जी क्राइसिस सबसे बड़ा, बिजली के प्राइसेस, एनर्जी की प्राइसेस नंबर 1, नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसने गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर नर्वसनेस क्रिएट की है। और आज भी DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो भी बलूचिस्तान और KP के मामलात और सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के एड्रेस कर रहे हैं चीज़ों को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो सरमायाकारी कहाँ से आएगी? लेकिन जब ISPR की कॉन्फ्रेंस होती है और दिखता है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस मार्केट भी इसको लेती है, यकीनन लेती है, देता है कि समवन इज केटरिंग एक्चुअली, जिसकी वजह से हमारे हालात बिल्कुल देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसा तो नहीं छोड़ा जा सकता ना मुल्कों को। तो आप इसी हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लेते हैं, अगर आप फौरी तौर पर जो है वो चीज़ों को काउंटर नहीं करते हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे मुल्क में जराइम की सूरत हाल हो, चाहे मुल्क में बैरूनी इन्फिल्ट्रेशन हो, तो इस हवाले से हुकूमतों का और रियासतों का फ़र्ज़ होता है कि वो इसको फौरी तौर पर एड्रेस करें और मुल्क के अंदर इन लोगों की जान और माल की सलामती और उसकी हिफाजत का इंतज़ाम उनकी जिम्मेदारी है और फर्स्ट प्रायोरिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो हमारे यहाँ हमें ज़रूरत है वो है इन्वेस्टमेंट्स की। हम इस वक्त IMF से लॉन्ग टर्म डील में चले गए हैं, स्टैंड बाई एग्रीमेंट हो गया $7 बिलियन का। हमारे चाइना ने और सऊदी अरब ने रोल ओवर करने की बात कर दी, लेकिन ये याद रखिए ये सब डेट है, सारा का सारा कर्जा है। हमें अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, अपनी इकॉनमी को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी होगी, अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स लेकर के आनी होगी और अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, खुद कमाना होगा। उसके लिए मुल्क में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, बिजली की कीमतें, एनर्जी की प्राइसेस में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमें चाहिए। बाहर से अगर सरमायाकारी स्टॉक मार्केट में आती है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आती है, डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर आती है, तो यकीनन ये ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगी और पाकिस्तान के अंदर डॉलर की भी फरावानी होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो कुछ बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी डिटेल आपने बात की। मैं अफीफ से पूछूंगी। अफीफ, एक तरफ शकील साहब ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट की, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन
ایک تو وہ جو کہ انڈسٹریز آلریڈی چل رہی ہیں اور دوسری وہ جو نیو انڈسٹریز آنا چاہتی ہیں مارکیٹ میں, لیکن انٹرسٹ ریٹ کافی ہائی ہے. تو آپ یہ جو کنڈیوسو انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کب تک سمجھتے ہیں کہ اس اینول ایئر کے اینڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گا یہ, یا پھر یہ پورا فسکل ایئر ہمیں ایسے ہی انتظار کر کے ویٹ کر کے گزارنا پڑے گا اور نیکسٹ جو فسکل ایئر اسٹارٹ ہوگا اس میں انٹرسٹ ریٹ ہمارے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرے گا؟ دیکھیں یہ تو اب گورنمنٹ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ابھی پرائرٹائز کس چیز کو کرنا ہے, کہ انہوں نے اپنی ریونیو جنریشن تھرو ٹیکسز کہ اس کو دیکھنا ہے, یا انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم نے انفلیشن کے ریٹ کو کس طرح کنٹرول میں رکھنا ہے. دیکھیں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا, پاکستان میں جو پہلے بھی انفلیشن آئی وہ ہمارے پاس کبھی بھی ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں تھی, ہمارے پاس کاسٹ پش انفلیشن تھی. ہمارا ڈالر جو ہے وہ 180 سے 280 300 پہ چلا گیا تھا, تو ڈالر سے جو بھی چیز آ رہی تھی, چاہے وہ آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹس ہوں, چاہے وہ آپ کی ویٹ امپورٹ ہو رہی ہو, چاہے آپ کا جو ہے وہ پیپر امپورٹ ہو رہا ہو, آپ کے کیمیکلز امپورٹ ہو رہے ہوں, جو بھی چیز امپورٹ ہو رہی تھی اس کی کاسٹ اوپر گئی, جس نے ڈائریکٹلی آپ کی انفلیشن کے نمبرز کو ہٹ کیا اور میسیولی انکریز ہوئے. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے آپ جو اکنامک سلو ڈاؤن لانا چاہ رہے ہیں کہ جی لوگ اپنے پیسے بینک میں رکھیں, وہ خرچہ کم کریں اور ڈیمانڈ کم ہوگی, سپلائی زیادہ ہوگی تو ٹھیک ہے پرائسز نیچے آ جائیں گے, انفلیشن کو کنٹرول کر لیں گے, وہ پاکستان جیسی اکانومی میں نہیں ہو پاتا. ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ ہماری آلموسٹ 50% آف آر اکانومی از انڈاکیومنٹڈ, وہ پیسہ وہ بینک میں رکھوا ہی نہیں سکتا, تو آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے آپ ڈیمانڈ کو کم کر ہی نہیں سکتے. ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ اگر یہ کاسٹ پش انفلیشن تھی تو ہم اپنی کاسٹ کو کیسے نیچے لائیں. کاسٹ نیچے لانے کے لیے پاکستان میں سب سے بڑا پیٹرولیم پروڈکٹس جو ساری امپورٹ ہوتی ہیں, کروڈ آئل امپورٹ ہوتا ہے, اس کے بعد ریفائن ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں جب تک ڈالر نیچے نہیں لائیں گے, ڈالر کی پرائس نیچے نہیں لائیں گے, تو ہمیں یہ انفلیشن نمبرز ہٹ کرتے رہیں گے. اب انڈسٹریلائزیشن کی جہاں تک بات ہے, تو ڈالر کے آپ کیسے پرائس نیچے لائیں گے؟ کیا اس کو آپ چاہتے ہیں کہ آرٹیفیشلی؟ دیکھیں آرٹیفیشلی نیچے لانا نہیں ہے, لیکن آپ ایسی بزنس انوائرمنٹ دیں تاکہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آئے. آج ہم جہاں کھڑے ہوئے انالیٹیکل ویوز موجود تھے کہ ڈالر تو 250 پہ ابھی کھڑا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کو روک رکھا ہے, کچھ اس ٹائپ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے دیکھیں اندر ابھی بیٹھے بھی ہمیں جو اپنا قرضہ اتارنا ہے وہ زیادہ ڈالر پے کرنے ہیں, اور جتنا ہمارے پاس آ رہا ہے وہ کم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈالر جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ 250 پہ یا 225 پہ آ جائے گا. اس کے پیچھے ایک پورا میکینزم ہے, اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی پڑے گی. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب تک نہیں آئے گی, لون لینا پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اور لون لے کے اور انٹرسٹ کو بیئر کر سکے. آج بھی آپ کا جو بجٹ اناؤنس ہوا ہے, بجٹ کا میجورٹی حصہ تو ڈیٹ ری پیمنٹ میں جا رہا ہے. آپ انٹرسٹ ہماری جو ایک انٹرنل بوروئنگ بھی بڑھ گئی ہے کافی. ایگزیکٹلی, انٹرنل بوروئنگ بڑھ گئی ہے, آپ کی ایکسٹرنل بوروئنگ بہت ہے جو ڈالر میں آپ کو پے بیک کرنی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کی وجہ سے, گورنمنٹ بوروئنگ بڑھنے کی وجہ سے جتنے پرائیویٹ بینکس ہیں وہ کسی انڈسٹری کو لون دینے کے لیے وہ ان کا وہی نہیں ہوتا کہ ہم انڈسٹری کو لون دیں. انہوں نے بولا ہمیں رسک فری ریٹرن مل رہا ہے, لون جا رہا ہے ہمارا, گورنمنٹ لیتی جا رہی ہے, تو ہمیں سوورن گارنٹی ہے ہماری. ایگزیکٹلی, تو ہمیں کسی انڈسٹری کو لون دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو انڈسٹری کیسے گرو ہوگی؟ اور جہاں آپ کے پاس 25 کروڑ کی عوام ہے وہاں پہ آپ کو انڈسٹریلائزیشن چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جابز دے سکیں. اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں. اس میں دو ہے, ایک تو نئی انڈسٹریز لگیں, ساتھ میں ساتھ جو کرنٹ انڈسٹریز ہیں ان کی ایکسپینشن ہو. جو کرنٹ انڈسٹری کو ایکسپینڈ کرے گا وہ اس کے پاس, ہر انسان کے پاس ایک لمیٹڈ کیپٹل ہے, وہ ایونچولی بینکس کے پاس جاتا ہے. جو بینک بورنگ ہے وہ دنیا میں چیپسٹ فارم آف ایکویٹی مانی جاتی ہے, لیکن پاکستان میں اٹس دی موسٹ ایکسپینسو فارم آف ایکویٹی رائٹ ناؤ. 19% آج کون سا بزنس ہے جو آپ کو 19.5% کما کے دے سکتا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جی ڈی پی گرو ہو, آپ کی جو ہے وہ اکانومی گرو ہو, اس کے لیے آپ کو سگنیفیکنٹ ڈکریز ان انٹرسٹ ریٹ چاہیے ہوگا. آپ کو جو ہماری ریجن کی الیکٹرک پرائسز ہیں آپ کو اس کو میچ کرنی پڑیں گی. اس کے لیے آپ افیکٹو پاور پلانٹس لگائیں, آپ سولر لگائیں, آپ رینیویبل انرجی پہ کام کریں, اور جو ہمارے ان ایفیشینٹ آؤٹ ڈیٹڈ پلانٹس ابھی تک چل رہے ہیں جن کے کیپیسٹی چارجز ہم دے رہے ہیں, اس کو ان اونرز کے ساتھ بیٹھ کے ریوزٹ کیا جائے, ان کے کانٹریکٹس کو ری ڈیفائن کیا جائے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کیا جائے کہ ٹھیک ہے نیکسٹ 5 ایئرس ہم آپ کو پے آؤٹ کریں گے, لیکن جو منتھلی آپ کو 80% کیپیسٹی چارجز جو آپ 20,000 میگا واٹ پہ دے رہے ہیں وہ کس طرح وہاں پہ بوجھ پڑ رہا ہے اس کا. اس کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے عفیف, آئی پی پی کے حوالے سے کتنی بات ہو رہی ہے, سب بات کر رہے ہیں آج کل, سب کو پتہ ہے کہ یہ جو آپ کو پیمنٹس جو ہیں وہ کیپیسٹی پیمنٹ کیوں جا رہی ہیں, فری اسپیس کی جو جا رہی ہیں کیوں جا رہی ہیں, سب سوال کر رہے ہیں. تو یہ
यकीनन इसके ऊपर काम तो होगा। देखिए काम इस पे करना पड़ेगा। हमारे पास इस वक्त इलेक्ट्रिक जनरेशन सारी आईपीपीज और जो हमारे डैम्स वगैरह हैं उसको मिला के 48,000 मेगावाट की है। हमारी कंजम्पशन जो है वो 25,000 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं है। तो जो 23,000 मेगावाट है वो पावर प्लांट्स जो है वो बंद पड़े हुए, लेकिन वो जितनी अच्छा, पहले ये electricity- होता था, ये जो इंडिविजुअल पावर प्लांट्स होते थे ये एक्चुअली इनकी जब हम कैपेसिटी ज़्यादा यूज़ करते थे तो फिर हमारे पास ये जो बिजली ज़्यादा यूज़ करते थे तो बिजली ज़रा सस्ती पड़ जाती थी। अब हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए क्योंकि हमारे जो ग्रिड्स हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हम 25,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली डाल ही नहीं सकते। हमारी कंजम्पशन ही नहीं है, और जब कंजम्पशन नहीं है आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर डाल ही नहीं सकते। तो आप वो पावर प्लांट्स बंद करके रखे हुए 23,000 मेगावाट के, और 23,000 का 80% आप निकाल लें तो जो बनेगा मेरे ख्याल से अराउंड 19-20,000 मेगावाट, उसकी आप 20,000 मेगावाट की जो एग्रीड प्राइस है वो पे कर रहे हैं, और वो मेरे पास बिल में यूनिट में ऐड होकर आ रहा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बिल की प्राइसेस नीचे कर पाएंगे? आपको बैठना पड़ेगा उन आईपीपीस के साथ, बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से आईपीपीस गुजर के रहा है। अंदर शकील साहब बहुत सारे आईपीपीस ऐसे हैं जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के भी हैं ऑलरेडी, तो उसमें फिर ये चीज़ें जो है वो मिक्स एंड मैच तो करना पड़ेंगी और गवर्नमेंट को खुद ही इसको कुछ फार्मूला पुट करके सेटल करना पड़ेगा देखिए आवाम इट्स के अ लिए। वेरी सीरियस इशू दीज डेज एंड इट्स अ टॉक ऑफ द टाउन। एवरीवन इज़ वेरी मच जिसको कहते हैं ना, बहुत इसके बारे में बहुत इससे परेशान है। बिजली के बिलों ने आवाम बिजली के की बिलों ने कमर तोड़ सबको दी है परेशान और किया सबको हुआ है। परेशान कर रहा है। गवर्नमेंट इज टेकिंग वेरी सीरियस स्टेप्स, ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी रिसेंटली कहा है कि हम इसके ऊपर निगोसिएशंस कर रहे हैं। वी हैव इन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। इनके ऊपर सियासी तौर पर भी हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में धरना वगैरह और मुजाहरों की सूरत हाल भी पैदा हो चुकी है। इसी वजह से हुकूमत को पॉलिटिकल माइलस्टोन अपना और जो ये स्कोरिंग है, चैलेंज और है, ये एक इसको भी जनरल तो चैलेंज है। cope up करना है। अगर हुकूमत इसको फिल फॉर इसको एड्रेस नहीं कर सकेगी तो ये हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि ये पाकिस्तान की नाव को डुबो सकती है अगर आईपीपीस के मसले को हमने फौरी तौर पर एड्रेस नहीं किया। और एफबीआर को इश्यूज हैं इसमें लोकल इश्यूज जो आम आवाम क्योंकि के लिए आपकी बिल्कुल सही बात है कि हम कैपेसिटी पेमेंट जो कर रहे हैं वो डॉलर टर्म्स में कर रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ा मसला है। और इसके हवाले से जो आईपीपीस का हवाला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो अभी पिछले बात हो रही है आपके इंटरेस्ट रेट कट की, क्योंकि जाहिर है 19% पर 20% के ऊपर कौन सा कारोबार वायबल होगा। जैसा कि आफीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी महंगी बोरोइंग अगर होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे एक्सपेंशन करेगा, या पाकिस्तान के अंदर मजीद ग्रोथ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर भी अगर यहाँ पाकिस्तान के अंदर आता है और बैंकों से पैसा लेता है और अपनी मशीनरी इंपोर्ट करता है या मजीद इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैपेसिटी की को बढ़ाता है, तो उसके लिए भी उसे बैंक से ईज चाहिए। क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान के अंदर मुश्किल होगी, जो कि सबसे उसमें जो मुश्किल मरहला है वो है इंटरेस्ट रेट का। दुनिया के अंदर जो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, 0.25% इंटरेस्ट रेट से 5.5% यूएस का इंटरेस्ट रेट हो चुका है। इस वक्त रीजन में भी आप चले जाएं तो 6 से 8% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं है। पाकिस्तान के अंदर टर्की के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 23% हाईएस्ट लेवल इंटरेस्ट रेट 22% पे था। अब वो ईज हो रही है। अच्छा, स्टेट बैंक इसके अंदर बड़ा स्मार्टली प्ले भी कर रहा है और बड़ा ही तरीके से इसको ईज मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करने की कोशिश कर रहा है। कुछ एनालिटिकल व्यूज हैं कि आपने जब अग्रेसिवली बढ़ाया था 300 पॉइंट्स आपने बिप्स बढ़ाए थे, तो आपको चाहिए कि थोड़ा अग्रेसिवली कम भी करके एक मार्केट को कॉन्फिडेंस। एक्चुअली नताशा अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि इंटरेस्ट रेट हमारा 18-19% पर आ चुका था। वहां से हमें इंटरेस्ट रेट को ड्रास्टिकली गिराना पड़ा। 13.25% पे इंटरेस्ट रेट था आप 2019 के अंदर, और वहां से ड्रास्टिक इंटरेस्ट रेट गिराया कोविड टाइम के अंदर लॉकडाउन सिचुएशन में 6% एंड 6.5% पर, ताकि इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके। उसके बाद जो है वो फिर जाहिर तेजी से बढ़ना था, क्योंकि वो तो एक सर्टेन सिचुएशन में हमने इंटरेस्ट रेट को गिराया था। और वैसे एक सर्टेन सिचुएशन अभी भी है हमारे पास। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 का जो फिस्कल ईयर है जून 2025 तक हमारे यहाँ
700-800 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट मजीद घट सकता है और इट कैन कम टू 13 और 14% के अराउंड आ सकता है पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ वेरी मतलब एमिनेंट भी है और बहुत सारे हमारे एनालिस्ट व्यूज़ भी यही कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल किया जाता है, जो कि बजट के बाद चूँकि टैक्सेस बढ़ गए हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, इस वजह से हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना भी एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट कट होना पड़ेगा और कट होना भी चाहिए ताकि बिजनेस वायबिलिटी हो और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस बढ़ सके। फेड के जो एक आपने कहा कि अभी दिखाई देते हैं, कुछ तासुरात दिखाई दे रहे हैं कि यकीनन कुछ ना कुछ तो कमी करेंगे, तो हमारी मार्केट में भी हो सकता है। मे बी मैं अफीफ से पूछती हूँ कि अफीफ, क्या हमारी मार्केट पे ऐसा हो सकता है कि अग्रेसिवली हमारी मार्केट में भी कमी आ जाए? क्योंकि सिनेरियो को देखते हुए अपने आइडियाज़ पुटअप किए जाते हैं, सिनेरियोस को देखते हुए मेजर्स लिए जाते हैं, सब चीज़ें प्लान के मुताबिक तो नहीं होती। देखिए, पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में मैं नहीं समझता कि ये 300 बेसिस पॉइंट एक साथ जो है वो इंटरेस्ट रेट गिराएंगे। हाँ, वो शकील साहब बिल्कुल ना किए जाए। एग्जैक्टली। तो देखिए, इतना एग्रेसिव स्टेप उठाने जो है ना वो बहुत मुश्किल है हमारी जैसी इकॉनमी में, क्योंकि फिर ये होगा कि जी इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, हमें दोबारा नेक्स्ट सिटिंग में दोबारा इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ना पड़ जाए, तो वो हमारे पास एक पॉलिटिकल नेगेटिविटी ना आ जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, और देखिए पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान का एक इश्यूज नहीं है, मल्टीपल इश्यूज चल रहे होते हैं इकोनॉमिक वाइज। तो हमें डॉलर की रीपेमेंट भी करनी है, हमें लोकल बैंक्स को भी पेमेंट करना है। वैसे तो अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट कम होने से जो सबसे बड़ा फायदा है वो तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का फायदा है। सबसे बड़ा बॉरोवर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान गवर्नमेंट है। तो जो 1% भी गिरता है तो आपको कितने हजार अरब रुपए का जो है वो इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है। तो वो देखते हुए मेरे ख्याल से एक साथ इतना नहीं गिराएंगे, लेकिन अगर एवरी अभी मेरे ख्याल से 45 डेज के ऊपर सिटिंग है, उस पर 1.51%, 1.51%, तो ये एक अच्छा ट्रेंड देगा, एक अच्छा विजन देगा कि आगे होने क्या वाला है। और मेरे ख्याल से अगर दिसंबर तक 4 मीटिंग्स भी होती हैं तो हमारे पास फिर भी जो है वो गुंजाइश 16% पे जाके रुकती है। देखिए, जो पहले भी बातें हो रही थी तो 14-15% पे बात हो रही थी, उसी के आसपास जाके ये रुकेगा। उसके बावजूद अगर 14-15% भी होता है और आप बैंक का स्प्रेड लगाएं 2-3% का, तो आप देख लेंगे तब भी वो 17-18% पे है। वो भी एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है। सिंगल डिजिट में जब तक नहीं आएगा, इंक्लूडिंग बैंक स्प्रेड, किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपेंशन की तरफ लेके जाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमने लास्ट जो एक्सपेंशन देखी थी जब स्टेट बैंक ने टर्फ लोन निकाला था, उस टाइम पे हमने देखा था कि लोगों ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर उस टाइम पे किए थे जब एक बिजनेसमैन को फिक्स 6% के ऊपर लोन दिया गया था। इस तरीके के स्कीम्स के ऊपर आप देखेंगे कि बिजनेसमैन अपनी कैपिटल या तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज निकले और उसके लिए सिर्फ एग्जैक्ट जो है वो दिया जाए। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस हैं टैक्स रेवेन्यू जनरेशन की भी। हमारा 13,000 अरब का जो बजट है, टारगेट है, उसको कैसे पूरा करेंगे अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा या लोग खर्चा नहीं कर रहे होंगे, तो ये कैसे इसको रिकवर करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि कंपनीज कमाएं, कंपनीज अपनी ट्रेडिंग बढ़ाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना स्टार्ट करें, आप बिजली के बिल के अंदर रिडक्शन करें, सिग्निफिकेंट रिडक्शन करें। जो भी आईपीपीस का है उनके साथ बैठ के एक एग्रीमेंट किया जाए कि ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स और 10 ईयर्स हम आपकी पेमेंट को ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो मंथली आपको 80% कैपेसिटी चार्जेस हैं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट और आवाम इस वक्त बेयर नहीं कर सकती। और बीइंग अ पाकिस्तानी उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो पिछले 10-15 साल से डॉलर बेस्ड उनको अगर वो इनकम मिल रही है तो वो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और आते हुए पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, भले वो कितने ही सालों से आ रहे हो। तो ये जस्टिफाइड नहीं है थोड़ा सा। मैं शकील साहब से पूछूंगी, शकील साहब, पावर सेक्टर की हमने काफ़ी बात कर ली और यकीनन इसके ऊपर काम होगा, जितने कोशिशें या जितनी काविशें दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में जो कि एक इंटरनेशनल चैलेंजेस चल रहे हैं, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? खासकर हमने थोड़ा सा चेंजेस जो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, अभी अपने कॉन्टिनेंट में थोड़ी सी चेंजिंग हमने देखी है, तो क्या आपको लगता है क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान के ऊपर इसको? यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। ये जो कुछ भी इस वक्त पूरे कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया में अगर आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये सूरत हाल माशी अबतरी की सूरत हाल है, ये बात याद रखिएगा। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक टर्मोइल की बात करते हैं। एक्चुअली द होल वर्ल्ड इज़ इन द रिसेशन दीज डेज। पूरी दुनिया के अंदर बेरोज़गारी बढ़ रही है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ रही है,
पूरी दुनिया के अंदर हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है। लेकिन हमें अपने लिए खुद बंद नहीं, बांधने होंगे इसी इसके वजह लिए। से आप देख रहे हैं कि अभी पड़ोस के अंदर भी बांग्लादेश के अंदर कितना वायलेंस हुआ कोटा सिस्टम के खिलाफ, और उसके बाद वो गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ गए, और आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की इस्तीफ़ा दिया, और वहाँ पर आर्मी और सुप्रीम कोर्ट और दीगर पार्टियां मिल करके वहाँ उबूरी हुकूमत बनाने की बात कर रही हैं। तो अवामी मुजाहरा इस हद तक चला गया कि वो सिर्फ और सिर्फ माशी बेहतरी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरिट के ऊपर नौकरियां मिलें, मुल्क के अंदर खुशहाली हो। तो ये हर मुल्क का मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और मुल्क का नहीं है, ये हर मुल्क का मसला है। आज हम बात कर रहे हैं नॉन फॉर्म पेरोल, जो अमेरिका के अंदर की बात कर रहे हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, कि वहां पर बेरोजगारी बढ़ी है। हम यही बात कर रहे हैं ना आज ही कि वहाँ बेरोजगारी में सबसे ज्यादा 3 साल का रिकॉर्ड हाई है। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को माशी परेशानी है। तो मईशत की दुरुस्तगी, मईशत सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर हुकूमत की, खास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की। इस वक्त अगर तमाम स्टेक होल्डर्स जो पाकिस्तान के हैं, सियासी पार्टियां हों, एस्टैब्लिशमेंट हों या दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है कि आइंदा 10 साल या आइंदा 20 साल पाकिस्तान की मईशत किस ट्रैक पर चलेगी, क्या रेवेन्यू जनरेशन इंजन होने चाहिए, और किन किन सेक्टर्स को हमें नहीं छेड़ना है। चाहे मेरे और आपके नज़रियाती इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात जो भी हों, लेकिन मईशत हम सब का फोकल पॉइंट होना चाहिए, और जिसकी दुरुस्तगी हम सब के लिए एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ की आवाम भी परेशान रहेगी और रियासत भी बहुत मुश्किल में रहेगी, क्योंकि मोर देन 50% तो डेट की आपको पेमेंट्स करनी है, सूद की अदायगी करनी है जो आपने कर्जा लिया हुआ है पूरी दुनिया से। तो और इसमें सबसे ज्यादा इंटरनल बोरोइंग्स जो हैं, बैंक से आपने इतना कर्जा लिया हुआ है। तो हुकूमतें कब तक कर्जों की बुनियाद पर चलेंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपने जो एसओईज हैं उनको भी प्राइवेटाइज करना है, अपने जो कहते हैं ना कि तमाम जो चैलेंजेस हैं उनके साथ साथ आवाम का भी ख्याल रखना है। Absolutely. तो बड़े सारे चैलेंजेस हैं फीव, ये साल, ये फिस्कल ईयर, जो कि स्टार्टिंग जो इसकी बेस है वो मजबूत है एज कम्पेयर टू लास्ट फिस्कल ईयर, लेकिन फिर भी वो अच्छा रहा। तो इस साल के अंदर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या हो सकता है? ये मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि ये हमने एक रीस्टार्ट की थी अपनी इकोनॉमी। हम इतने एक मुश्किल लेवल पे आ गए थे कि उसके बाद सेटअप से मजबूत हो गए थे। अब तो हमारे पास एक पॉलिटिकल रीस्टार्ट के बाद जब भी आप एक ऐसे उस पे आएंगे तो आपको मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, अनपॉपुलर फैसले भी लेने पड़ते हैं, आपको पॉलिटिकली अनपॉपुलर फैसले भी लेने पड़ते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये फैसले ले लिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट काम करे टूरिज्म सेक्टर की तरफ, मिनरल्स एंड माइनिंग की तरफ काम करे। पाकिस्तान में जितने मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के कर्जे उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करके हम उसको मार्केट में बेच ही नहीं पाते हैं। पाकिस्तान के जितने कमर्शियल अटैचीज हैं उनको टारगेट्स देने चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, टारगेट्स देने चाहिए। यू आर वेरी राइट। आपको हर साल हमें इतना बिजनेस जनरेट करके देना है फ्रॉम दीज इकोनॉमीज। अगर आप एक मुल्क में कमर्शियल अटैची बन के बैठे हुए हैं तो यू हैव टू ब्रिंग इन बिजनेस ताकि आपके खर्चे पूरे हो सकें। तो ये उनको भी टारगेट्स देने चाहिए। पाकिस्तान की मार्केटिंग पे काम करना चाहिए। हमने नेगेटिव मार्केटिंग पे तो पाकिस्तान की बहुत काम होते हुए देखा। पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज शो करने के लिए, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव जो इंडस्ट्री की जो आउटलुक है उसको शो करने के लिए हमें काम करना चाहिए। जो करंट गवर्नमेंट सेटअप है उनको B2B बिजनेस डेलीगेशंस लेके जाने चाहिए, कंट्री स्पेसिफिक एग्जीबिशंस डिफरेंट मुल्कों में ले जाके अब दिखाएंगे पाकिस्तान में राइट। बहुत अच्छी बात कही है अफीफ आपने कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम्प्लीटली तौर पे निभाना चाहिए। हमारे जो कमर्शियल अटैचीज़ हैं उनको काम करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस तरह निभाना चाहिए कि वो टारगेट्स के तौर पे कंप्लीट करें और बिजनेस लेकर आएँ। वेल, थैंक यू सो मच अफीफ, हमारे साथ मौजूद थे। शकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जब तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट बिजनेसेस इन पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।